नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं प्रदीप एससीएफ ऑफिसर एकेडमी से। आज मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेके आया हूं जो वाकई में आपके लिए गेम चेंजर के लिए साबित हो सकती है। आप बात कर रहे हो सर ये गेम चेंजर की कैसे साबित हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूं। जो बच्चे सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं 4 ईयर पेपर्स लेके आया हूं जो प्रीवियस पेपर हैं, जिसमें से कब किस विषय से किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, जो हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी होता है। अगर हमने इस तरीके से पढ़ा तो आपको मैं बेटा गारंटी देता हूं आपका पेपर कोई नहीं रोक सकता एग्जाम के लिहाज से निकालने के लिए। चलिए मैं आपको शुरू करता हूं कि यहां पर क्या क्या पूछा जाता है, किस किस सब्जेक्ट से, कौन कौन से विषय या कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, वो सब देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स एनालिटिकल चार्ट, क्योंकि यहाँ पर मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि सैनिक स्कूल की अगर बात करें तो मैथ ही सबसे ज़्यादा आता है, तो यहाँ पर इसको क्रैक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे चैप्टर्स नेम दिए हुए हैं, ईयर्स 2021, 2020, 2019, 2018, ये ईयर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट से ये टॉपिक है। यहाँ से हर साल 5 से, देखिए यहाँ पे 2021 में 5 आए हैं, 20 में 9, 19 में 3 और 18 में 12। यानी कि आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है कि यहाँ से मिनिमम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और 10 से 15 नंबर किसी भी एग्जाम के लिए मायने रखता है, कभी एक टॉपिक से आ जाए तो ये बड़ा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम देखते हैं बेटा यहां पर टॉपिक नंबर 2 हमारा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। इसमें भी आप देखते हैं 21 में 5, 20 में 4, 19 में 9, 18 में 1, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये भी परीक्षा के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हो गए, पहला नंबर सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं टॉपिक नंबर 3, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आईएमपी लिखता जाता हूं सबके साथ कि ये आपको सबसे पहले करना है, और ये आपके सबसे पहले हो गए, मैं आईएमपी लिखता जाऊंगा ये। तो यहां से आपके करीबन 30 से 35 के समथिंग नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, मात्र ये 4 टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो। ज्यादा नहीं करना है आपको, ये 4 टॉपिक क्लियर करना है। पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा एलसीएम, तीसरा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स, और 4th नंबर का है 5th नंबर का एलसीएम सिंप्लीफिकेशन। ये 5 टॉपिक आपने कर लिए क्लियर, तो आप मान के चलिए पेपर में मैथ टॉपिक का, मैं मैथ टॉपिक की बात कर रहा हूं, मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इसके निकालने के लिए आपने 70% जंग जीत ली। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं स्क्वायर रूट, आपको ज्यादा करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। एवरेज अच्छा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरेज अच्छे से कर लेना। फिर इसके बाद थोड़ा सा आपका परसेंटेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं 21 में 5 आ रहे हैं एवरेज से, 20 में 2 आ रहे हैं, 19 में 2 आ रहे हैं, 18 में 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन परसेंटेज की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यानी कि यहां से भी लगातार रिपीटेड एक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, 3 क्वेश्चंस आए 21 में, लेकिन 21 पूछा गया है। 19 की बात करें तो 4, 18 में 4, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछले में अगर 19 को हटा दिया जाए तो 3 ईयर्स की अगर बैक में जाते हैं तब भी 3 क्वेश्चंस पर ईयर पूछे गए हैं। आगे चलते हैं बेटा रेशो एंड प्रोपोर्शन। यहां पर देखिए 21 में 3, 20 में 1, 19 में 2, और पिछले 3 ईयर्स की बात की जाए तो लगातार पूछा जा रहा है। 18 में कुछ भी नहीं आया है। वर्क एंड टाइम यहाँ पर एक आए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आपको ने ध्यान दिया, यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो अभी हमने यहाँ से कितने टॉपिक निकाल लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 टॉपिक को ही आपको पढ़ना है। कितने टॉपिक पढ़ना है आपको मैथ में, 9। ये अच्छे तरीके से हो जाए, इसमें से कोई भी गलती ना हो, तो आपका 70% पेपर कवर है।
यहीं से आने वाला है 70% पेपर का। अब ये जो बाकी जो बचे हुए हैं, जैसे एक ये टॉपिक बच गया, ये टॉपिक बच गया, इनकी कोई लेना देना नहीं है आपके एग्जाम से, क्योंकि 1-2 नंबर से हम 1-2 क्वेश्चन के लिए दिमाग नहीं लगाएंगे। जहां से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनके लिए हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आगे चलते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जो सैनिक स्कूल का एग्जाम पेपर होता है वहां पर 50% मैथ सब्जेक्ट से आते हैं नंबर, बाकी 50% में बाकी सब कुछ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 50 मतलब 1 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, यहां पे आइए। अब हम चलते हैं, अगर हमने उधर 9 टॉपिक है ना वो सारे क्लियर कर लिए हैं, तो फिर इधर चलते हैं 11 चैप्टर पर। स्पीड एंड टाइम से 1 क्वेश्चन से 19 में ही 4 आए हैं, उससे पहले कभी 4 नहीं पूछे गए। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें 2 यानी कि ये एवरेज है, इनमें से 1-2 पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरिया एंड पैरामीटर, ये 10 चैप्टर यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखिए 21 में 2, 20 में 4, 19 में 5, 18 में 5, इतने पूछे जा चुके हैं बेटा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 9 वहां पर लिया, एक चैप्टर ये लिया, अब आपका पेपर जो है 80% कवर हो चुका है। यानी कि हमने 10 टॉपिक लिए ऐसे मैथ में से, अगर हमने इसको पढ़ लिया तो आपका पेपर 80% बिल्कुल कवर हो गया है बेटा। यहां से आपके 100% नंबर आ जाएंगे, 80% आप कवर कर लोगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ लिए तो आप सोच लीजिए कि आपने परीक्षा की यानी कि सैनिक स्कूल के एग्जाम की 80% आपने एग्जाम पेपर को मैथ के टॉपिक से अगर देखा जाए कवर कर लिया है। आगे चलते हैं, ज्योमेट्री देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। मैंने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया नहीं लगाया है, वॉल्यूम सरफेस एरिया इसलिए नहीं लगाया कि 21 में 2 आया है, 21, 19 में 1, 18 में 1, मतलब हर साल क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं पूछे जा रहे जितना पूछना चाहिए। तो मैंने ज्योमेट्री लगाया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से पर ईयर 4, 5, 2, 4 इतने पूछे जा रहे हैं। तो ये भी बेटा आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। अलजेब्रा की बात की जाए तो बिल्कुल आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यूनिटरी मेथड देखी जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर उधर से 9, 10, 11, 12 टॉपिक ऐसे हो गए हैं जिनको हमें करना बहुत जरूरी है। इसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन होता है, ये कभी कभार अकस्मात से 2019 में पूछा गया है, उससे पहले नहीं पूछा गया है। यूनिट एंड मेजरमेंट की अगर बात की जाए, इससे हर साल आ गया है, तो ये बाद में पढ़ लेना। तो फर्स्ट नंबर पे तो यही पढ़ना है, सेकंड में जो 1 नंबर के पर ईयर पूछा गया वो राउंड में पढ़ना है। तो यहाँ पे चलते हैं नंबर सीरीज, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये भी बिल्कुल नहीं आपको पढ़ना है बेटा। मैं आपको उसके लिहाज से टॉपिक लगा देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर आते हैं। तो यहां पर किलो की बात की जाए तो एक क्वेश्चन पर ईयर पूछा गया है, चाहे 21 की बात हो, 19 की हो, या फिर 18 की हो, 17 की हो, सब जगह पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। टेम्परेचर बस 2 क्वेश्चन 21 में आए, इससे पहले नहीं पूछा गया है, लेकिन 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इतना परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 9, 10, 11, 12, यानी कि 12 टॉपिक में आपका 90% पेपर कवर हो गया। कितना परसेंट कवर हो गया? यानी कि 90% आपका पेपर कवर है। 90% आपने पेपर कवर कर लिया मैथ का, तो आप मान के चलिए सैनिक का एग्जाम निकाल लेंगे। चलिए ये तो हमने मैथ का किया है, अभी इससे आगे हम एक और करने वाले हैं, वो है आपका अगला जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। इसका एनालिटिक चार्ट की क्या क्या टॉपिक आए हैं, लोगों के मन में काफ़ी विचार भी होते हैं कि सर क्या क्या पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके लिए बेटा तैयार रहिए। पहले मैंने मैथ का बना दिया है, अब आपको जनरल नॉलेज का आने वाला है। तो देखिए जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जा रहा है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस, इसमें से 2021 में 1 क्वेश्चन आया है। नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, इसमें ये आ जाता है कि फ्लैग क्या है, बर्ड क्या है, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमारा एनिमल्स कौन सा है नेशनल, ये नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया में आ जाता है। आगे देखते हैं मेजर रिलीजियस ऑफ इंडिया,
रिलीजियंस मतलब यहाँ पे कितने जो हमारे धर्म हैं, रिलीजियंस है, जैसे हिंदू है, सिखिज्म, जैनिज्म और मुस्लिम और क्रिश्चियंस, ये जो हमारे रिलीजियंस हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा देखते हैं फोक डांस, क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक डांस में से एक क्वेश्चन आया है। डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, इससे भी पूछा गया क्योंकि अग्नि 5 कौन सी है और DRDO क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे देखते हैं शॉर्ट्स एंड गेम्स, और इससे पहले हाँ शॉर्ट्स एंड गेम्स से भी एक क्वेश्चन आया है। एनिमल एंड देयर सराउंडिंग, हमारे आसपास कौन से एनिमल्स है, इसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं। आगे देखते हैं बेटा कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक, कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक यहाँ पे जर्मिनेशन एंड डिस्पेरल ऑफ सीड का भी मैंने यहाँ पे देखा है कि एक क्वेश्चन आ गया है। वाटर कंजर्वेशन, पोल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिसीज, यानी कि हम पानी को किस तरीके से कंजर्व करते हैं और उससे क्या क्या डिसीज हो जाती हैं, जैसे मच्छर वगैरह और भी जम्प्स वगैरह उसमें हो जाते हैं ना, उससे। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन हो गया। अगला क्या है दिया हुआ है इसका, माउंटेन्स, टेरेंस एंड द लाइफ स्टाइल, जो पहाड़ों पर रहते हैं उसको कैसा जीवन यापन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले। फिर हिस्ट्रिकल मूवमेंट्स के बारे में, मोनूमेंट्स मतलब कौन कौन सी हिस्ट्रिकल घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, इस तरीके से जो हमारी डेट्स हैं, जो घटनाएं घटित हुई थी उस डेट को वो याद रखना है। यहाँ पर शेप ऑफ द अर्थ एंड द ग्रेविटेशंस, तो यहाँ पर अर्थ का शेप कैसा है, पोल पर कैसा है और ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, ये किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं 14 चैप्टर पर, तो फूड कल्चर एंड हैबिट एंड द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग कहाँ पर कौन सा फूड या कौन सा कल्चर प्रचलित है, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फिर आके हैं 15 पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो आते हैं जिनको रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार यूज हो गया दोबारा से उसको यूज नहीं किया जाता। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखा जाए तो पेट्रोल है, डीजल है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। आगे चलते हैं 16 चैप्टर पे, तो फ्रैक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, फंक्शंस ऑफ, सॉरी, तो यहाँ पर फंक्शंस क्या है पार्ट्स के, एनिमल्स के, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आते हैं 17 पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से रखना है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आ जाता है, जैसे हमारा WTO कहाँ पर है, उसका मुख्यालय, हॉलीवुड का मुख्यालय कहाँ पर है, और आपका ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, और अपना अगर बात की जाए तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने अभी आपको बता दिया है, उनके जो हेडक्वार्टर्स है वो आपके यहाँ पर याद रखना है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगला देखते हैं लिटरेरी एंड कल्चरल अवार्ड्स। अब यहाँ पे जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, जैसे इस साल फिल्म को किसको क्या अवार्ड मिला है, हॉलीवुड की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है, किसी को ग्रैमी अवार्ड मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। आगे चलते हैं नेशनल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, यानी कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो भगवान ने हमें दी है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसमें कुछ घटनाएं भी घटित होती हैं वो भी पढ़ेंगे। अगला देखते हैं इवोपोर्शन, कंडक्शन एंड वाटर, किस तरीके से ये वाटर का जो प्रोसेस होता है 3 में, जैसे वो सॉलिड होता है, लिक्विड भी होता है और गैसेस होता है, तो ये भी हम करने वाले हैं। अगला देखते हैं बेटा 21 में क्या दिया है, फार्मर एंड फार्मिंग टेक्निक, किसान और किसान का आधुनिकरण या तकनीकी, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कैसे करेंगे, लेकिन इसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं है 21 में। इसमें क्या रहेगा कि कौन कौन से इनके जो इंस्ट्रूमेंट है वो बना दिए गए हैं किसानों की जो हेल्प के लिए, सीड वगैरह की प्रोसेसिंग वगैरह पढ़ने वाले हैं। आगे आते हैं 22 चैप्टर ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ट्राइबल कम्युनिटीज मतलब होता है आदिवासियों की जनजातियों का एक समूह, कम्युनिटीज, तो किस तरीके से रहते हैं जंगलों में, कैसे कार्य करते हैं, वो सारी इनकी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जनरल नॉलेज का एनालिटिकल चार्ट मैंने पूरा कर दिया है, इसमें 21 ही लिया है क्योंकि हर साल बदलता ज़्यादा रहता है, तो इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे। आप 20+ नंबर आपके आ सकते हैं अगर इस तरीके से पढ़ते हो, और आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैथ हमने अच्छे से कर लिया है, वहाँ पर 12 चैप्टर ही आप अच्छे से कर लीजिए, 90% आपके नंबर आ जाएंगे। चलिए, क्योंकि हमारे मन में एक सवाल होता है क्या पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट में से
कौन से टॉपिक को और ज़्यादा पढ़ें, ये तमाम सवालों के जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर आपको इससे मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश का एनालिटिक चार्ट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं बेटा। तो इसमें एनालिटिक चार्ट में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट से टॉपिक नंबर पहला कंपैरिजन होते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ, इसी को पैसेज भी बोलते हैं। तो यहाँ से 21 में 3, 20 में 5, 19 में 5 और 18 में 5। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ये कहे ये कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि इसमें से पर ईयर 3 यानी कि डबल कर दिया है, 6 नंबर तो आना ही आना है। बल्कि यहाँ पर देखिए है तो 10 नंबर यानी कि 10 से 6 से 10 नंबर का हर साल पूछा जाता है बेटा। ये कभी ये पैसेज 5 क्वेश्चंस डाल दिए जाते तो 5 मतलब 10 नंबर का हो जाता है, क्योंकि ईच क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। तो यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमको पैसेज तो बहुत अच्छे से करना है। कंपैरिजन जो दिया हुआ है उसमें पैसेज तो हमें बेटा बहुत अच्छे से करना है। आगे देखते हैं आर्टिकल की अगर बात करूं मैं तो आर्टिकल 1 नंबर का आया है 21 में, 1 में आया है 20 में। तो एक एक नंबर का है, ठीक है, हम करना तो है ही। टाइप ऑफ सेंटेंस की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा गया, इस साल ही पूछा गया है। काइंड्स ऑफ नाउन एक आया है, देखिए ये नाउन का भी चलेगा, नाउन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक ये है, एक ये है, ये सब नाउन के ही पार्ट्स हैं। पहला काइंड्स ऑफ नाउन में से एक क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने, दूसरा सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन में से दे दिया है, और तीसरा जेंडर ऑफ नाउन में से यहाँ पे देखिए पर ईयर पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना है, नाउन वाला टॉपिक तो हमको अच्छे से करना है। तो पहला नाउन अच्छे से करना है, दूसरा कंपैरिजन करना है। आर्टिकल आसानी से हो जाता है, उसमें कुछ है ही नहीं। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप चुटकियों में आर्टिकल कर दोगे, यानी कि 5 मिनट की ट्रिक, आर्टिकल का 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आगे चलते हैं जेंडर ऑफ नाउन, ये सब हो गया। फिर आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, पर ईयर एक ना एक क्वेश्चन आया है, लेकिन 19 में तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। फिर आते हैं वर्ब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक आपका। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से नाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है। ये 3 टॉपिक तो आपके क्लियर हो जाने चाहिए। आगे चलते हैं, इसमें से देखिए 21 में 3, 20 में 2, 19 में 2, 18 में 3, यानी कि 5 पर ईयर की अगर बात की जाए तो 5 से 6 नंबर तो हर साल आ रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए बेटा, एक टॉपिक से अगर 5 से 6 नंबर का पूछा जाए तो आप तो अच्छे से जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट वो टॉपिक बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं, एडजेक्टिव देखते हैं। एडजेक्टिव से कितने आ रहे हैं, ये भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो नंबर है वो मैं अभी बताने वाला हूँ कितना होने वाला है। यहाँ से 1 आ गया, फिर 1, फिर 19 में 2, 18 में 2, यानी कि इसमें से फिर अब की बार में 2 आ सकते हैं। एडवर्ब की बात की जाए तो एडवर्ब तो एक ईयर पे एक क्वेश्चन पूछा गया, दूसरी ईयर नहीं पूछा गया, फिर पूछा गया है, फिर नहीं पूछा। तो इस बार भी अगर ये रिपीटेड फॉर्मेट का अगर देखा जाए तो नहीं आएगा, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि पार्ट स्पीच का ही पार्ट है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। 11 चैप्टर पे पहुंच गए। यहाँ पे प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से प्रीपोजिशन में से 2 आए हैं 21 में, 20 में, मतलब रिपीट हो रहे हैं। पिछले 3 इयर्स के एग्जाम पेपर को अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रति वर्ष 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है। कंजक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर 20 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और 18 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं। तो इस बार आ सकता है, थोड़ा सा आपको पढ़ना तो जरूरी है बेटा, क्योंकि इसका कह नहीं सकते। आगे तकते हैं, इंटरजेक्शन कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। टेंस की बात की जाए तो 18 को छोड़ दिया जाए, ये क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ तो लेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन टैग। एक क्वेश्चन आया है इसमें, तो क्वेश्चन टैग भी मैं 1 मिनट की ट्रिक है आपको करा दूंगा, आप 100% उसको सही कर दोगे। तो ये 1 नंबर तो नॉर्मली मैं वैसे ही बता दूंगा आपको। आगे चलते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड इन सेंटेंस। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया होगा, यहाँ पे वर्ड इधर से उधर दिया होगा, वर्ब कहीं दिया होगा, सब्जेक्ट कहीं दिया होगा, नाउन कहीं दिया होगा, या ऑब्जेक्ट कहीं दिया होगा। तो इनको एक ऑर्डरिंग फॉर्मेट में, सेंटेंस फॉर्मेट में लगाना होता है कि सब्जेक्ट कहाँ आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा।
इस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक। यानी कि आपने देखा अगर 2 टॉपिक ऐसे हैं इसमें से कि एक तो कन्फेशंस या पैसेज कह लो, और दूसरा ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड इन सेंटेंस, तीसरा आपका प्रोनाउन। ये 3 टॉपिक, और 4th वाला है नाउन। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं कि इसमें से 50% ग्रामर आने वाली है, ये क्लियर हो जाए आपको। तो इसमें से देखिए 2 आया है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि पिछले 3 ईयर से 3 मतलब 4 नंबर से नीचे कोई भी नहीं आ रहा। 4 से 6 नंबर का इसमें से पूछा जा चुका है। सिनोनिम की बात की जाए तो 2 नंबर के आ रहे हैं, इसमें इतना ज़्यादा लगाने की जोर नहीं है क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। हम जितना हो सके उतना याद करते रहे, क्योंकि वोकैब कभी बेकार नहीं होती, काम हमेशा आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंटोनोमी से भी 1-2 क्वेश्चन आते रहे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये भी। तो यहाँ से क्या होगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 पूछना है, फिर 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 2 आया है। अब आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम एंड फ्रेजेस से एक ही क्वेश्चन आता है, और करेक्ट स्पेलिंग से बात करें तो एक आया है 21 में, और 2 क्वेश्चन आए हैं 2018 में। यानी कि आपका इंग्लिश की जो ग्रामर है वो पूरी कंप्लीट होती है, जिसमें से पार्ट ऑफ स्पीच का अगर हिस्सा देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच का 50% आपका जो पेपर है, बल्कि 70% जो पेपर है वो पार्ट ऑफ स्पीच से पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान रख लीजिए बेटा, एक बार क्लियर करा देता हूं। पार्ट ऑफ स्पीच का जो आपका जो एरिया है इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का, वो 70% क्वेश्चंस इसी से आते हैं। उसके बाद 30% बाकी अन्य से पूछा जाता है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, पार्ट ऑफ स्पीच को रट लीजिए और वहीं से आपका पेपर निकल जाएगा इंग्लिश का। मैं इस बात की फुल गारंटी देता हूं आपको बेटा, क्योंकि आपके में पार्ट ऑफ स्पीच से ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाता, इतना कुछ पूछा ही नहीं गया है। ओके बेटा, तो इंग्लिश हमने पूरा कर लिया है। अब आपका टॉपिक बचता है, देखिए मैथ हो गया, जीके हो गई, इंग्लिश हो गई, तो लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है रीजनिंग। आपके में 4 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन सा आता है? पहला आता है मैथ जो 50% का होता है, दूसरा आता है इंग्लिश, तीसरा जीके, और 4th नंबर का रीजनिंग। तो रीजनिंग देख लेते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए रीजनिंग में, वो भी अभी देख लेते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर जो रीजनिंग के लिए आप देख रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल पूछा गया है, 19 को अगर हटा दिया जाए तो। यहां पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ना है। दूसरा होता है एनालॉजी टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां पे 4, 5, 3, 6 पूछा जाता है। तीसरा है सीरीज टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 4th नंबर का है क्लासिफिकेशन। ये 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं रीजनिंग के, ये एकदम सही होने चाहिए आपको। अगर सैनिक स्कूल में एग्जाम को क्रैक करना है, आपको पास करना है और सिलेक्शन लेना है, तो ये 4 टॉपिक आपके रटे हुए होने चाहिए उंगलियों पर। 1 मिस्टेक नहीं हो आपसे बेटा, क्योंकि यहाँ पर हजारों और लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं, तो उसमें से आपको एक वैकेंसी चाहिए ना। तो ये ध्यान रखना है कि 4 टॉपिक हमको रटे हुए चाहिए, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर पर ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर हर वर्ष 3, 4, 1, 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं इन टॉपिकों से। आगे चलते हैं, मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस की बात करें, ये भी ठीक अच्छा है, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अभी। पहले ये जो जरूरी है उनको पढ़ लेते हैं। रैंकिंग टेस्ट बहुत जरूरी है, और कोडिंग डिकोडिंग के लिए जरूरत नहीं है, ब्लड रिलेशन के लिए इतना भी जरूरत नहीं है, और मैथमेटिकल रीजन्स ये भी जरूरत नहीं है। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, 6 टॉपिक यहाँ से हमारे रटे हुए होने चाहिए उंगलियों पर, क्योंकि यही 60% आपका ग्रामर कंप्लीट कराता है। रीजनिंग का जो फॉर्मेट है उसको कंप्लीट कराता है। चलिए आगे, आगे चलते हैं। 6 टॉपिक तो मैंने आपको बेटा पहले ही बता दिए। अब यहाँ पर चलते हैं। क्लॉक का 1 क्वेश्चन आया है, और डायरेक्शन टेस्ट का 3 क्वेश्चन आए हैं, फिर नहीं आया है, फिर 19 में आ गया है, 18 में फिर आ गया है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स, इसका भी एक आ गया है 21 में, इससे पहले कभी आया नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा। नॉन वर्बल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन भी एक आधे आते हैं। पेपर फोल्डिंग जरूर पूछा गया है 20 और 19 में, लेकिन ज़्यादा नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा देख लेना। अगर बात करें एम्बेडेड फिगर्स की, तो ये भी ऐसी हालत है। वाटर इमेज की भी ऐसी हालत है, फिगर सीरीज की भी ऐसी हालत है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए फिगर काउंटिंग, मिरर इमेज, कंप्लीट फिगर,
और फिगर एनालॉजी। तो बेटा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है बेटा, मैंने शुरुआत में ही आपको चैप्टर बता दिए हैं, वही आपको सबसे अच्छे से करना है। और वो चैप्टर में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे लाइक एक एग्जांपल में पहला 1 चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग, एनर्जी टेस्ट, सीरीज टेस्ट और क्लासिफिकेशन, 4 ये टॉपिक है। फिर 5th वाला है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 6 वाला है रैंकिंग टेस्ट। ये 6 टॉपिक को रट लीजिए बेटा, रीजनिंग आपकी चुटकियों में हो जाएगी, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। ये इनमें से 6 टॉपिक है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, वो आपका रीजनिंग भी भाई साहब 50 आउट ऑफ 45 प्लस हो जाएगा। 90% आपका रीजनिंग यहीं से कवर होने वाला है। अब बचता है 10% का, तो 10% में हम बाकी टॉपिकों को टाइम बचता है, उसके रिगार्डिंग हम उसको देखते जाएंगे। चलिए, तो बेटा रीजनिंग का भी हो गया। और मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए खास बात है, हमारे कुछ एनालिसिस या रिसर्च नोट्स भी हैं, हमारी किताबें भी हैं, और हम ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा देते हैं अगर आप हमसे लेना चाहते हैं। थोड़ा सा आपसे और भी निवेदन है कि इस वीडियो को, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो को बेटा इतना शेयर कीजिए कि हर एक जो बच्चा तैयारी कर रहा है या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। क्योंकि बेटा हमारा और आपका ये एक सामाजिक कर्तव्य बनता है कि जो जिसके लिए ज़रूरी है वहाँ तक वो चीज़ें भेजें। तो बेटा प्लीज़ आप अपना पेपर निकालने के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, आपका पेपर 100% निकलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है जो विशेष है, वो ये है कि कैसे भी करके इसको इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि हर एक बच्चे को ये पहुंचना चाहिए। अब वो चाहे बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो या वो शहर में रहता हो, लेकिन आपको ये शेयर करते रहना है, क्योंकि हमने अपना भला कर लिया तो हम दूसरों का भी भला करें। तो प्लीज़ बेटा लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।